कल का जो वीडियो, एक छोटा सा वीडियो बनाया था स्टूडेंट्स के लिए जिसका नाम था हल्ला बोल, और उसमें मैंने भी हल्ला बोला था, और हल्ला बोला था तो वो हल्ला इतना हो गया कि मेरे वीडियो को यूट्यूब के द्वारा हटा दिया गया। हालांकि मैं ये सब मुहिम लगातार जारी रखूँगा, क्योंकि छात्र का जीवन जो है बहुत कष्टमय है, और अगर उस पर कोई अत्याचार करता है तो किसी को चुप नहीं बैठना चाहिए। तो उस क्रम में मैंने भी जो मुझे लगा छात्र हित में, मैंने भी अपने कुछ विचारों को आपके सामने प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन मेरा वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। कोई बात नहीं है, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, बस आपकी तैयारी मजबूती से होनी चाहिए। ये आंदोलन के साथ साथ अपने पढ़ाई को भी जारी रखिएगा। तो चलिए, आज मैं फिर आपको ये गुलाम वंश ख़त्म करने के लिए आया हूँ। आज मैं गुलाम वंश ख़त्म कर दूँगा। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश में थे, उसमें गुलाम वंश प्रथम था, और गुलाम वंश को मैं आज ख़त्म कर दूँगा। किसके साथ? तो ये कैकुकाबाद और समोसिद्दीन की उम्र के साथ ही गुलाम वंश ख़त्म हो जाता है। तो फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है, और उसमें जो गुलाम वंश होता है या मामलुक वंश होता है, उसके अंतर्गत मैंने कल आपको बताया था इल्तुतमिश के बारे में। और इल्तुतमिश के बाद आज हम आपको बताने वाले हैं रज़िया सुल्तान, जो इल्तुतमिश के बाद अगला उत्तराधिकारी होता है। तो मैं 3-4 इसमें जो प्रमुख या फिर कहिए कि गुलाम वंश के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, उस शासक को मैंने आपको इसमें बताने का कोशिश किया है, और आप इस चीज़ को समझें। मैं बहुत सारे बुक को एनालिसिस कर जो उसमें मुख्य बिंदु हैं उसे मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं, और इसी चीज़ को आप भी लिखकर हमेशा इसे याद कीजिए। तो देखिए क्या हुआ था कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उसका जो बेटा रहता है वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो एक अयोग्य शासक घोषित होता है, जिसके कारण वहाँ के जो शासक होते हैं, यानी कि जो दिल्ली के जो लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो रज़िया सुल्तान को सुल्तान की उपाधि देकर एक शासिका के रूप में दिल्ली सल्तनत पर बैठाते हैं। और इस तरह से रज़िया सुल्तान पहली ऐसी महिला होती है जो तुर्क महिला होती है, और आप यूँ कहें कि दिल्ली सल्तनत में पहली महिला सुल्तान बनती है, रज़िया सुल्तान पहली शासिका बनती है। तो आज उन्हीं के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और इसमें क्या था कि रज़िया सुल्तान को प्रेम था मलिक याकूत से। मलिक याकूत एक गैर तुर्क था, जिसके कारण उसे इस पद से समझिए हटना पड़ा। शासिका के पद से हटने के साथ साथ ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है, और उसका कारण मलिक याकूत ही होता है। तो देखिए, जो मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है, मैं उस पॉइंट को यहाँ एक एक कर लिखा हूँ। आप इसे गौर से मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था, और वो गुलाम वंश की शासिका के रूप में 1236 ईस्वी में शासक बनती है, और 1240 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बीच की जो घटनाएं हैं वो मैंने यहाँ पर लिखने के साथ साथ आपको ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रज़िया एकमात्र महिला शासिका बनी या प्रथम तुर्क महिला शासिका थी।
रजिया ने मलिक याकूत को अमीर ए आखुर का पद दिया। अमीर ए आखुर का पद जो होता था वो सबसे बड़ा पद होता था। वो घोड़ों के अस्तबल का प्रमुख होता था, या यूं कहे कि सैनिक का प्रमुख होता था। तो ये पद था अमीर ए आखुर, जिसे रजिया सुल्तान ने एक गैर तुर्क मलिक याकूत को दिया था। रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति कोट का कुलाह या टोपी पहनना शुरू कर दिया। देखिए, रजिया सुल्तान जब सुल्ताना बनी, दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश में जब वो शासन करने आई, तो वो अपने जो रीति रिवाज है, जो इस्लाम धर्म का रीति रिवाज है कि बुर्का पहनना, वो सभी को उसने हटा दिया। कहने का मीन्स रजिया पर्दा प्रथा जो था उसे त्याग दिया, और वो पुरुषों की भांति पैंट शर्ट पहनती थी और टोपी पहनकर वो दरबार में आ जाया करती थी। ये सब बातें कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अमीर लोग थे, जो तुर्किश लोग थे, उनको नागवार गुजरी, और उन्होंने फिर षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया, और उसी षड्यंत्र में रजिया सुल्तान की मृत्यु होती है। तो इस तरह से देखिए, रजिया सुल्तान के दो विश्वास पात्र लोग थे, दो विश्वासी थे, जिनका एक का नाम था एतगिन। एक का नाम क्या था? एतगिन था, और वो बदायूं का इक्तेदार था, यानी कि बदायूं का सूबेदार था, इक्तेदार था। दूसरा था अल्तुनिया, और अल्तुनिया जो भटिंडा का इक्तेदार था, और भटिंडा पड़ता है पंजाब में। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान की दो विश्वासी थे, पहला एतगिन जो बदायूं का इक्तेदार था, और दूसरा अल्तुनिया जो भटिंडा का इक्तेदार था। अब यहाँ बात यह हुआ कि जब इसका विश्वासी अल्तुनिया जो होता है, जो भटिंडा में उस समय शासन कर रहा होता है, जब रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में शासन कर रही होती है, तो उसी के कार्यकाल में, क्योंकि उसका विश्वासी होता है अल्तुनिया, वो राज कर रहा होता है, इक्तेदार हुआ करता है भटिंडा का। वो क्या करता है कि रजिया के खिलाफ विद्रोह कर देता है। जब उसे पता चलता है कि इसका मलिक याकूत के साथ संबंध है, तो ये आग बबूला हो जाता है और ये विद्रोह कर देता है। विद्रोह करने के कारण जब रजिया वहाँ जाती है, तो ये लेकर जाती है मलिक याकूत को उस विद्रोह को रोकने के लिए, या यूँ कहें कि उस विद्रोह को जीतने के लिए। लेकिन इसका चाल उल्टा पड़ता है, और अल्तुनिया विजयी होता है, और विजयी होने के साथ साथ वो रजिया सुल्तान के जो प्रेमिका होता है मलिक याकूत, उसे मार देता है एवं रजिया सुल्तान को बंदी बना देता है। अब उसके सामने, रजिया सुल्तान के सामने दो बातें होती हैं। एक बातें होती है कि या तो वो मुझसे शादी कर ले, या तो फिर वो शासिका बनने से इनकार करे। अगर ये दोनों काम अगर वो नहीं करती है तो उसकी हत्या कर दिया जाता है। हत्या जब वो जानती है कि मेरी हत्या हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही मलिक याकूत को मार दिया जाता है अल्तुनिया के द्वारा, तो अल्तुनिया की बातों को रजिया सुल्तान मान लेती है और शादी के लिए राजी हो जाती है। जिसके कारण अल्तुनिया, क्योंकि उस समय भटिंडा में था, तो वहाँ से वो चलता है, वहाँ से वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन बीच में ही क्या होता है कि पता चल जाता है किसको, जो दिल्ली में जो अमीर लोग होते हैं, जो दल चालीसा होता है, उसको पता चलता है। वो क्या करता है कि रास्ते में ही एक कैथल एक जगह है, उस कैथल के निकट ही कुछ डाकुओं के द्वारा, या यूँ कहें उस डाकू के रूप में दल चालीसा ही था, उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है। कहाँ? कैथल में। और सिर्फ रजिया सुल्तान की हत्या नहीं होती है, रजिया सुल्तान के साथ साथ अल्तुनिया का भी हत्या हो जाता है। तो इस तरह से 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और उसी के साथ दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में रजिया सुल्तान का अंत हो जाता है। तो ये कहानी थी रजिया सुल्तान की। मैंने इसी को यहाँ पर लिख दिया
कि रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक गुलाम वंश में शासिका बनती है। इनका जन्म 1205 ईस्वी में होता है और ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एकमात्र ऐसी महिला शासिका थी जो प्रथम तुर्क महिला शासिका बनी। रजिया ने मलिक याकूत को अमीर आखुर का पद दिया। देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि अमीर ये आखुर का पद रजिया ने किसे दिया था? तो रजिया ने अमीर ए आखुर का पद मलिक याकूत को दिया था। रजिया जो है वो पर्दा प्रथा को त्याग दी थी और पुरुषों की भांति कोट व कुलाह टोपी पहनना शुरू कर दिया था। और इनके दो विश्वासी थे। पहला मैंने आपको बताया कि एतगिन, और एतगिन उस समय क्या था? बदायूं का इक़्तिदार था। और दूसरा क्या था? अल्तुनिया, जो भटिंडा का इक़्तिदार या पंजाब था। और फिर लास्ट में अल्तुनिया के साथ शादी होता है, जो नागवार गुजरता है दर चालीसा को, और वो कैथल के निकट कुछ डाकुओं के द्वारा उसकी 1240 ईस्वी में हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से समाप्त हुआ रजिया सुल्तान। इसके बाद देखिए, रजिया सुल्तान की हत्या होने के साथ ही इल्तुतमिश का ही एक बेटा होता है, छोटा बेटा, जिसका नाम रहता है बहराम शाह। क्या नाम रहता है? बहराम शाह। वो उसका पूरा नाम मोइजुद्दीन बहराम शाह होता है, जो 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अंतर्गत। तो गुलाम वंश में उसके बाद रजिया के बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी, मात्र 2 साल। आप यूँ कहें कि ये 2 साल बहुत ही छोटा था उसके शासन करने का। और इसके पहले जो अगर सबसे लंबा शासन किया था तो कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तो ये रजिया सुल्तान का भाई या इल्तुतमिश का बेटा मोइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक शासन करता है। और ये जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाता है। ये भी एक अयोग्य शासक होता है, एक निकम्मी शासक रहता है, जिसके कारण इससे भी ज़्यादा दिन तक समय नहीं मिलता है शासक बनने का, और इसे भी फिर हटाया जाता है। तो तुर्क सरदारों ने 1240 ईस्वी में इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र था बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा देता है। उसके बाद 1241 में देखिए क्या होता है। 1241 में एक सबसे बड़ी घटना होती है और ये आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि 1241 में मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ था। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको जब इल्तुतमिश को पढ़ा रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ कारण से वो वीडियो थोड़ा सा जब भारत में पहला आक्रमण मंगोलों का होता है तो वीडियो रुक गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहला भारत पर जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था वो आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय। लेकिन वो आक्रमण ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, ज़्यादा वो प्रभाव नहीं डाल सका, क्योंकि वो सिर्फ सिंध में ही आकर जो उसके कुछ शत्रु होते हैं उसको मारकर वो पुनः वापस चला जाता है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का पहला आक्रमण था, वो भारत में पहला आक्रमण था। लेकिन 1241 में मंगोलों का दूसरा आक्रमण था, और मंगोलों का यहाँ दूसरा आक्रमण जरूर था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर यह पहली आक्रमण थी 1241 ईस्वी में। 1242 ईस्वी में बहराम शाह को बंदी बना दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये दो घटना आप याद रखिएगा कि 1241 ईस्वी में भारत में मंगोलों का दूसरा आक्रमण होता है। और मंगोल में सबसे प्रसिद्ध कौन था? ये तो मैंने कल बताया था, चंगेज खां। चंगेज खां को कहा जाता है एशिया का सबसे क्रूर शासक था। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि चंगेज खां के कब्र के बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि कहा जाता है कि चंगेज खां जब अपने कब्र के बारे में जब वो गया था तो उसका जो सबसे विश्वासी एक सरदार था, जो सबसे विश्वासी था, उससे कहा गया था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो जो भी मेरे कब्र के पास जाएगा, मतलब ले जाने के क्रम में जो भी लोग जाते हैं उसकी हत्या हो जानी चाहिए। और ऐसा ही होता है, इसलिए आज तक उसके कब्र के बारे में किसी को पता नहीं है, चंगेज खां के बारे में। तो मंगोलों का यहाँ पर दूसरा आक्रमण 1241 ईस्वी में होता है और ये दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण होता है।
1242 ईस्वी में बरहम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसी के साथ बरहम शाह, बहराम शाह गुलाम वंश का एकमात्र शासक ऐसा होता है जो बहुत कम ही उसमें शासन कर पाता है। इसके बाद जो अगला शासक होता है गुलाम वंश में, वो होता है नसीरुद्दीन महमूद। वो कौन होता है? नसीरुद्दीन महमूद होता है, जो 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक शासन करता है। देखिए इसका थोड़ा सा लंबा पीरियड था, 20 साल था। लेकिन आप नसीरुद्दीन महमूद के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नसीरुद्दीन महमूद जो था वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था यहाँ पर। अब कैसे इफेक्टिव नहीं था? तो एक्चुअली क्या हुआ कि सुल्तान, देखिए नसीरुद्दीन जो महमूद था वो एक जरूर काम किया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ कि सुल्तान और तुर्की के मध्य चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। इसके पहले मैंने आपको इल्तुतमिश से ही बताया था कि इल्तुतमिश जब था तो उसके बाद ही जो दल चालीसा उसने बनाया था, जो तुर्कों का था, वो क्या हुआ, उसके बीच और यहाँ के सुल्तान के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। इस लड़ाई में बहुत सारे शासक भी मारे गए और आम जनता को परेशानी हुई। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद जो 1246 से 1266 ईस्वी तक शासक बनता है, वो सुल्तान और तुर्की के मध्य चल रहा युद्ध को समाप्त कर देता है। और इसके पीछे कारण था किसका? बलबन का। जो अगला शासक होगा, सबसे इस गुलाम वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक या सबसे शक्तिशाली शासक कहिए तो बलबन होता है। तो बलबन के ही कारण नसीरुद्दीन महमूद तुर्की के मध्य चल रहा युद्ध और सुल्तान के मध्य चल रहा युद्ध को समाप्त करता है। फिर देखिए एक घटना 1249 ईस्वी में होती है। 1249 ईस्वी, ये बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। इसने क्या किया कि 1249 ईस्वी में किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी एवं नायाब ए मालिकात का पद देकर कानूनी रूप से संपूर्ण अधिकार बलबन को दे दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो 20 साल शासन किया नसीरुद्दीन महमूद, ये वास्तविक समझिए कि वो शासक नहीं था, सिर्फ देखने के लिए शासक था। सारा कार्यभार बलबन के हाथों में था। बलबन ही समझिए कि उस समय शासक था और नसीरुद्दीन महमूद को जो भी बोलता था बलबन वही करता था। तो बलबन ने उसे 2 उपाधियां दी 1249 में। एक तो दिया उलुग खां की उपाधि। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उलुग खां की उपाधि किसको मिला था, तो बलबन को मिला था, याद रखिएगा। और किसने दिया था? तो नसीरुद्दीन महमूद दिया था। तो बलबन को उलुग खां की उपाधि एवं नायाब ए मालिकात का पद देकर कानूनी रूप से संपूर्ण अधिकार बलबन को दिया। 1266 ईस्वी में क्या होता है कि महमूद की मृत्यु हो जाती है 1266 में, क्योंकि मैंने भी बताया कि 1246 से लेकर 1266 तक नसीरुद्दीन महमूद शासक रहता है दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश में। और गुलाम वंश में 1266 ईस्वी में घटना होती है, महमूद की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के साथ ही बलबन क्या करता है कि अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। उसे कोई सुल्तान का पद देता नहीं है, वो सुल्तान खुद अपने आप लेता है, उसके पद को खुद उपाधि अपने आप धारण करता है और गुलाम वंश में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में आता है। तो ये देखिए, इसके बाद ही हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन, क्योंकि 66 से लेकर 87 ईस्वी तक फिर बलबन शासन करता है गुलाम वंश में। तो नसीरुद्दीन महमूद के बाद कौन बनता है? गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन करता है। बलबन इल्तुतमिश की तरह इलवाड़ी तुर्क था। देखिए इल्तुतमिश को मैंने बताया था कि इलवाड़ी वंश उसको इसलिए कहा जाता है उस समय क्योंकि वो इलवाड़ी तुर्क था। तो उसी तरह से बलबन भी इलवाड़ी तुर्क था और इलवाड़ी तुर्क होने के कारण ही ये लंबे समय तक शासन करता है। तो बलबन इल्तुतमिश की तरह इलवाड़ी तुर्क था। इसने वजीर की हैसियत से 20 वर्ष, वजीर की हैसियत से, देखिए वजीर का जो पद पहले होता था वो होता था एक प्रधानमंत्री का पद होता था। तो ही मैंने अभी आपको बताया था नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कि वो सिर्फ शासक था 20 साल, लेकिन जो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था, यानी कि ये वजीर था, सब कुछ था, वो था बलबन था। तो कह सकते हैं हम कि बलबन गुलाम वंश में 20 साल तक वजीर के रूप में मेन रूप से काम किया और 15 साल सुल्तान बनकर काम किया। यानी कि
सुल्तान के रूप में 22 वर्ष तक उसने शासन किया और वजीर की हैसियत से 20 वर्ष शासन किया। तो इतना साल बलबन ने शासन किया गुलाम वंश में। बलबन दल चालीसा को समाप्त किया। अच्छा देखिए, बलबन ने क्या किया कि उसे पता था कि आज तक जो लड़ाई हो रही है वो दल चालीसा और यहाँ के शासक के बीच ही हो रही। उसने जो इल्तुतमिश ने जो दल चालीसा बनाया था उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया। पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास ही ना कहें, पूरी तरह से ख़त्म किया बलबन ने। और इस तरह से दल चालीसा का समाप्त होता है। कहा जाता है कि दल चालीसा के जितने भी सगे संबंधी थे या इल्तुतमिश के जितने भी सगे संबंधी थे वो सभी को मरवाता है बलबन, और सभी को मारकर ही वो दिल्ली के सल्तनत पर बेखौफ बैठता है, बेखौफ रहता है। तो बलबन दल चालीसा को समाप्त करता है। और बलबन ने ईरानी देखिए, बलबन कुछ ईरानी परंपरा को भारत में लाया, कुछ ईरानी परंपरा को भारत में लाया। जैसे आप कह सकते हैं सिद्जा क्या होता था कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। यानी जो सुल्तान होता था, जो राजा होता था, उसे आप भूमि पर पहले गेट के ही पास भूमि पर लेटकर उसे प्रणाम कीजिए। और पैबोस होता था, पैबोस बोलते हैं सुल्तान के चरणों को चूमना। यानी कि पहले आप जब आते हैं तो सुल्तान के दरबार में सबसे पहले दरवाजे पर आप नतमस्तक होइए, अभिवादन कीजिए भूमि पर लेटकर। और उसके बाद जब दरबार में जब आप राजा के पास आते हैं, शासक के पास आते हैं, सुल्तान के पास आते हैं, तो आपको उसके पैरों को चूम कर आना पड़ेगा। ये प्रथा चलवाई थी बलबन ने। इसी को कहा जाता है सिद्जा और पैबोस। तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, बलबन ने ही ईरानी परंपरा के अनुसार नौरोज त्यौहार को स्टार्ट किया। नौरोज त्यौहार को उसने स्टार्ट किया, आरंभ करवाया। ये क्वेश्चन पूछता है कि नौरोज त्यौहार को स्टार्ट करने वाला कौन शासक था, तो उसका नाम बलबन था। और नौरोज त्यौहार 9 दिन चलने वाला पर्व होता था, जो एक ईरानी पर्व था। और ईरानी ही पर्व को, ईरानी प्रथा को ही भारत में लाने का श्रेय जाता है बलबन को। यह स्वयं को फिरदौस के शहनामे में वर्णित अफगियास वंश का बताया। देखिए, ये तो इलवाड़ी वंश का था ही, इलवाड़ी तुर्क था ही, लेकिन इसके साथ साथ एक फिरदौस का शहनामा लिखा हुआ है। फिरदौस के एक लेखक है और फिरदौस के द्वारा लिखा गया शहनामा। और शहनामा में इसने लिखा है कि अपने आप को अफगस्याब वंश का बताया, अफगस्याब वंश का इसने बताया था। ये बातें शहनामा में लिखी गई है जो फिरदौस के द्वारा लिखा गया है। बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। बलबन ने क्या की? एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की इसने। और इसके बाद देखिए, इसने कुछ जो है उपाधि या पद को धारण किया। और वो पद उपाधि क्या था? जैसे रजिया के समय, जब रजिया जब सुल्तान थी, तो उस समय बलबन जो था वो अमीर ए शिकार था। अमीर ए शिकार का पद इसके पास था। जबकि बहराम शाह के समय, जो कि रजिया के बाद बहराम शाह ही बैठता है गद्दी पर, तो उस समय ये अमीर ए आखूर था। अमीर ए आखूर मैंने भी आपको बताया था, तो अमीर ए आखूर था। इसके बाद देखिए, इसने नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई का मतलब होता है खुदा का प्रतिनिधित्व घोषित किया। अपने आप को ये नियाबत ए खुदाई कहा। नियाबत ए खुदाई का मतलब होता है खुदा का प्रतिनिधित्व। उसके बाद देखिए, जिल ए इलाही, इसने जिल ए इलाही अपने आप को घोषित किया। ये जितने भी, जैसे देखिए सुल्तान ये बना तो उसे भी उस उपाधि को अपने ही लिया, और जब ये जिल ए इलाही भी लिया तो अपने ही लिया। अब जिल ए इलाही मतलब होता है कि ईश्वर का छाया, ईश्वर का छाया। वो अपने आप को ईश्वर का छाया मानता था। कौन? बलबन। कुछ अन्य बातें हैं जो जानना जरूरी है। जैसे 1287 ईस्वी, 1287 ईस्वी में मंगोलों का भारत पर तीसरा आक्रमण होता है। 1287 में क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, 1241 में किसके समय? तो बहराम शाह के समय भारत पर दूसरा आक्रमण होता है मंगोलों का। और 1287 में मंगोलों का तीसरा आक्रमण होता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर दूसरा आक्रमण होता है। और दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण मंगोलों का कब होता है? तो 1241 ईस्वी में होता है। और 1287 में ईस्वी में दूसरा आक्रमण होता है मंगोलों का। और ये घटना और होता है 1287 में, जब मंगोलों का आक्रमण होता है भारत में,
तो इन दोनों के बीच युद्ध होता है, एक बलबन के बीच और दूसरा मंगोलों के बीच, जिसमें मंगोल विजयी होता है और 1287 में उसका बेटा इस युद्ध में मारा जाता है, जिसका नाम शहजादा रहता है। तो बलबन का बेटा शहजादा 1287 ईस्वी में मारा जाता है और उसी के वियोग में, उसी के याद में बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 ईस्वी में। तो इस तरह से एक लंबे शासन करने के बाद बलबन की मृत्यु अपने बेटे के वियोग में होता है। उसके बाद जो सबसे लास्ट शासन होता है गुलाम वंश या दास वंश का या मामलूक वंश का, उसका नाम होता है ट्यूमर्स होता है, ट्यूमर्स उसका नाम होता है। तो देखिए इसमें कैकुकाबाद और शमसुद्दीन ट्यूमर्स की बात यहाँ पर है। देखिए जब ये बलबन की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद कैकुकाबाद शासन करता है, लेकिन कुछ ही समय तक शासन करता है। उसके बाद इसकी हत्या हो जाती है और इसका बेटा शमसुद्दीन ट्यूमर्स जो होता है, शमसुद्दीन ट्यूमर्स, उसे दिल्ली के सल्तनत पर गुलाम वंश में शासक बनाया जाता है। उसमें बहुत कम एज का रहता है, जिसके कारण इसका फ़ायदा उठाता है मलिक फिरोज। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? मलिक फिरोज। तो 1287 से 90 तक ही कैकुकाबाद और शमसुद्दीन ट्यूमर्स साम्राज्य शासन कर पाता है और इस तरह से शमसुद्दीन ट्यूमर्स जो होता है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ये बताइएगा कमेंट में लिख कर आप, क्योंकि आपको तो मैंने पढ़ाया ही बहुत कुछ, तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे और गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं। तो देखिए इस तरह से 1290 में ट्यूमर्स की हत्या कर मलिक फिरोज ने एक नई वंश की नींव डाली। अब यहाँ पर से मलिक फिरोज क्या करता है? एक नया वंश का स्थापना करता है, एक नया वंश की नींव डालता है और वो वंश कहलाता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का स्थापना करने वाला कौन होता है, भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खिलजी वंश का स्थापना करने वाला होता है मलिक फिरोज। और मलिक फिरोज का असली नाम क्या है, ये तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा, मलिक फिरोज के बारे में। तो आपसे यही आशा और उम्मीद है कि मैंने जो भी सारी आपको बातें बताई हैं वो आपको मेरे द्वारा बताया गया कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। और उसके बाद आप वीडियो को जब फिर से आप देखिएगा और कॉपी में जब नोट्स कीजिएगा तो यकीन मानिए आपको ये जो ही मैं बता रहा हूँ ये आपको बिल्कुल सरल हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर से जो डेट है उसको मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। 1205 बार देखिए, गुलाम वंश में रजिया सुल्तान जो होती है वो तीसरी शासिका बनती है या चौथी बनती है, 8 शासक टोटल होता है। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक क्या करती है? गुलाम वंश में शासिका बनती है और ये पहली शासिका होती है जो दिल्ली सल्तनत के साथ एक महिला शासिका बनती है। उसके बाद इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। 1240 में अल्तुनिया का विद्रोह होता है और उसी विद्रोह में अल्तुनिया के साथ शादी करती है रजिया सुल्तान और फिर दोनों की हत्या कर दी जाती है कैथल के पास कुछ डाकुओं के द्वारा। तो ये मैंने रिवीजन करवाया रजिया सुल्तान का। इसके बाद रजिया सुल्तान का भाई या इल्तुतमिश का बेटा कहिए मुइजुद्दीन बहराम शाह बनता है, जो 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक शासन करता है गुलाम वंश में। इसके बाद हालांकि इसके समय एक इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, वो मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो 1241 ईस्वी में हुआ था और दिल्ली सल्तनत पर यह पहला आक्रमण था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ। 1242 में बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद बहराम शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक शासन करता है गुलाम वंश में। और इसके साथ भी कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है कि 1249 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद ने
बलबन को कुछ उपाधियां दी, जैसे उल्लुक खां की उपाधि दी, और उसके बाद इसे एक और पद दिया जो नायाब ए मालिकात का पद देकर इसे कानूनी रूप से क्या किया कि उसे सत्ता संभालने का मौका मिल गया। 1266 ईस्वी में क्या होता है कि महमूद की मृत्यु होती है और बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित कर गुलाम वंश में शासक बनता है। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 87 ईस्वी तक शासन करता है, ये एक्चुअली 22 साल ही शासन करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 20 साल वजीर की हैसियत से महमूद के समय भी शासन करता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसने बलबन ने दल चालीसा को ख़त्म कर दिया और इसने कुछ ईरानी परंपरा जैसे सिजदा या पैबोस को शुरुआत किया, नरोज त्यौहार को स्टार्ट करवाया, और जो फिरदौसी के द्वारा जो लिखा गया शहनामा है उसमें अपने आप को इसने गयासाब वंश बताया। बलबन ने एक और काम किया था, वो सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किया था। सैन्य विभाग का क्या नाम था? दीवान अर्ज की स्थापना किया। और अगर और कुछ बातों में किया जाए तो ये नियाबत ए खुदाई जो अपने आप को घोषित किया, इसके बाद जिल ए इलाही, मैंने आपको वही बताया कि ईश्वर का छाया, अपने आप को घोषित किया। 1287 ईस्वी मंगोलों का दूसरा आक्रमण होता है। दूसरा आक्रमण किसके लिए होता है? दिल्ली सल्तनत के लिए होता है, लेकिन भारत पर तीसरा आक्रमण होता है, ये याद रखिएगा 1287 ईस्वी में। और इसमें बलबन का बेटा जिसका नाम शहजादा रहता है वो मारा जाता है, और इसी के वियोग में बलबन की मृत्यु हो जाती है। और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है क्यूमर्स, और क्यूमर्स की मृत्यु होती है 1290 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु के साथ ही एक नया वंश दिल्ली सल्तनत में फिर उभर कर आता है, खिलजी वंश, और उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आप बिल्कुल, अगर वीडियो अच्छा है तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। तो आज का क्लास में इतना ही। मैं फिर से कहता हूँ, आप बिल्कुल यूट्यूब पर जो भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं स्टूडेंट के पक्ष में, उसमें आप शरीक होइए, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा, उससे जारी रखिएगा। जय हिंद।